लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर बायोजीनियस एग्जाम एक्सेलरेटर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके इस वर्ष आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सभी में आप लोगों को बहुत सारी सक्सेस मिले, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहूंगा। आज बायोजीनियस एग्जाम एक्सेलरेटर सीरीज का सेशन 6 है और आज की वीडियो में एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में सेशन 6 जो है हमारा है, इसमें पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे उनको चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटिक सेल्स। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो जिसकी रिक्वायरमेंट एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट। तो ये ऑप्शन या ये स्टेटमेंट जो है ये तो ट्रू है। दूसरा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स जो होती है ये होती है लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स में एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन या इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। एरिथ्रोपोइटिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है किडनी में। तो इसलिए जो है जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं फॉल्स। तो ऑप्शन अब यहाँ पर जो चार दिए हुए हैं इन चार में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, जिसमें लिखा है कि एरिथ्रोपोइटिन का जो प्रोडक्शन है वो लीवर सेल या हेपेटिक सेल्स में होता है, जबकि इसका प्रोडक्शन किडनी में होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ब्लू व्हेन बाइंड टू ऑक्सीजन एंड कलरलेस विदाउट ऑक्सीजन। या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्लू होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कलरलेस जो है दिखाई पड़ता है। मायोग्लोबिन, हीमेरिथ्रिन, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन तो बहुत बेसिक एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसके बारे में सभी जानते हैं कि ये जो है ये रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इज द राइट आंसर। ये एक कॉपर कंटेनिंग जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और बेसिकली कुछ मोलस्क और ऑर्थ्रोपोड के ब्लड में ये पाया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर का जो है अपीयर होता है इसका ब्लड, और मतलब ब्लड को ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीसीज। आरबीसी के रिगार्डिंग यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चार ऑप्शन है और हमें करेक्ट वाले को चूज करना है। ऑप्शन ए, ह्यूमन एंड फ्रॉग आरबीसीज आर बाइकॉन्केव। RBCs are nucleated in camels and enucleated in humans. Camels and frog RBCs are biconcave, और RBCs are nucleated in humans and enucleated in camels। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कैमल होता है उसमें जो आरबीसीज होती है वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस वाली होती हैं, और जो ह्यूमंस हैं उनमें एन्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसीज होती हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर पाए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द मोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैमल्स। मैमल्स के संदर्भ में यहाँ पर चार पॉइंट दिए हुए हैं और जो सबसे ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है इनकरेक्ट की वो हमें फाइंड आउट करना है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। काफी हद तक सही है कि जो बहुत कम अमाउंट होती है O2 की जो एक तरह से प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ये भी एक तरह से ट्रू है। Increased CO2 in blood favor release of O2 from hemoglobin.
ये भी एक तरह से ट्रू है कि जो इंक्रीज्ड CO2 होती है ब्लड में, वो क्या करती है, O2 को हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलीज करने में हेल्प करती है। एंड ऑप्शन डी है मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाउंड इन हीमोग्लोबिन। तो हमें इनकरेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो जो इनकरेक्ट है, मोस्ट इनकरेक्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन डी। मैक्सिमम CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, विच इज रॉन्ग। मैक्सिमम जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एओर्टिक वाल्व प्रिवेंट्स, एओर्टिक वाल्व क्या काम करता है? ऑप्शन ए, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर ब्लड, prevents backflow of blood from the auricles and ventricles, prevents backflow of blood from aorta to ventricles, and none of the above। तो एक बेसिक उसमें अगर हम जानेंगे कि वाल्व का जो मेन फंक्शन है, एक प्राइमरी रोल होता है, वो होता है कि एक बार हार्ट के द्वारा जो भी ब्लड पंप कर दिया गया है, वह ब्लड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं वाल्व। यानी कि जो ब्लड एक बार पंप कर दिया गया एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, या किसी चैम्बर से आर्टरीज या वेन के अंदर, तो वो ब्लड पंप किया हुआ ब्लड वापस जो है चैम्बर में ना आ पाए, इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं वाल्व। तो यहां पर देखना है बैक फ्लो, हमें देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां पर देखना है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। सबसे पहले ये देखें कि एओर्टिक वाल्व कहां पर होता है। अगर मैं यहां पर जो है बेसिकली एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूं हार्ट का, चार चैम्बर जो होते हैं, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो मैं यहां पे लिख रहा हूं LV, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे लगा होता है एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लगा होता है एओर्टा। और जो एओर्टिक वाल्व है वो लोकेटेड होता है यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा में, इस जगह पर लोकेटेड होता है हमारा एओर्टिक वाल्व। तो ये एओर्टिक वाल्व क्या काम करता है कि जो ब्लड वेंट्रिकल से यहां पंप कर दिया जाएगा, जो भी ब्लड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पंप कर दिया गया है, वो एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में ना आ पाए। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए हो जाएगा सही आंसर, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एओर्टा टू वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि जब एक तरह से हम कह सकते हैं जो कंप्लीट हार्ट है वो एक बार जब कंट्रैक्ट हो जाएगा पूरा, और उस कंट्रैक्शन के बाद जब वो वापस रिलैक्स्ड स्टेट में आएगा, एक तरह से डायस्टॉल में होगा, व्हेन बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल्स जब एक कंट्रैक्शन के बाद वापस रिलैक्स्ड स्टेज में आएंगे, तो जो नेक्स्ट कंट्रैक्शन होगा वो इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा नेक्स्ट कंट्रैक्शन इनिशिएट होगा? ऑप्शन ए, एन इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड, यानी एवी नोड के द्वारा जनरेट किया गया इम्पल्स, एन इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड, एसए नोड के द्वारा जनरेट किया गया इम्पल्स, फ्लेक्सिंग मसल्स फ्रॉम मसल्स ऑफ ऑरिकल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वी ऑल नो कि जो एसए नोड होता है उसे हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर से जो है हम कह सकते हैं कि जो कंट्रैक्शन की वेव होती है, हार्ट को कंट्रैक्ट करने के लिए जो एक इंपल्स जनरेट होता है, वो होता है यहां पर एसए नोड में, जिसका फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। तो नेक्स्ट कंट्रैक्शन जो इनिशिएट होगा वो होगा ऑप्शन बी से, यानी कि एन इंपल्स फ्रॉम एसए नोड, एसए नोड के द्वारा जो भी इंपल्स जो है जनरेट किया जाएगा, उससे जो है नेक्स्ट कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड फ्लो दैट इज डायरेक्टेड थ्रू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड। एक अगेन मैं यहां पर एक रफ डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे लंग्स हैं और हम कह सकते हैं यहां पर जो है हार्ट लोकेटेड है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये कह रहा है कि फ्लो, ब्लड फ्लो दैट इज डायरेक्टेड थ्रू द लंग्स, हार्ट से लंग्स में ब्लड का जाना, दोनों ही लंग्स में, और लंग्स से जो है वापस हार्ट तक आना, इस सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, गिल सर्कुलेशन, या यूनिडायरेक्शनल सर्कुलेशन? सो राइट आंसर इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन बी। यानी कि हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी होता है, और देन लंग्स में उसके साथ जो भी
O2 जो है वो डिफ्यूजन से ऐड होती है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जब जो है हार्ट में आता है, तो ये जो सर्कुलेशन है लंग्स टू हार्ट से लंग्स और वापस लंग्स से हार्ट तक, इसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन यहाँ पर जो है हार्ट से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, हम कह सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप हो जाता है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट तक आता है, इस वाले सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट तक का जो फ्लो है ब्लड का, उसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन बी। और हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the human body which is the only artery to carry impure या deoxygenated blood? बहुत आसान क्वेश्चन है और पिछले कई सारे स्टेट के ये एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन है क्वेश्चन बड़ा सिंपल कि ह्यूमन बॉडी में एकमात्र आर्टरी कौन है जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? हमारी बॉडी की सभी आर्टरीज जो होती हैं वो O2 रिच ब्लड या हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो O2 पुअर हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एकमात्र आर्टरी है जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी है? रेनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी? तो राइट ऑप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी। ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स की तरफ जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और अगर वेन्स की बात करेंगे तो एकमात्र वेन जो है वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ कैरी करती है। तो इस क्वेश्चन में जो है आर्टरी पूछा हुआ है, तो आर्टरी सही हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी तक ब्लड की सप्लाई करती है, हिपैटिक जो है आप लीवर तक, और कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये हमारी गर्दन के वाले भाग में, ऊपर जो धड़ वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व shifts to the right when CO2 concentration increase, CO2 concentration decrease, O2 concentration increase या O2 concentration decrease। यानी HbO2 डिसोसिएशन कर्व हम लोगों ने पढ़ा होगा आप सभी ने। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो HbO2 का जो परसेंटेज है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो HbO2 को डिसोसिएट करते हैं, यानी Hb और O2 को अलग करते हैं। तो इसमें से एक फैक्टर है CO2 की इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन। CO2 की इंक्रीज कंसंट्रेशन, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये जो है राइट की तरफ जो है शिफ्ट होता जाएगा। इसे जो है हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 उतना ही जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, HbO2 जो है उतना ही Hb प्लस O2 में कन्वर्ट होता जाएगा, या हम कह सकते हैं HbO2 डिसोसिएट होगा। इस वजह से CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ये राइट की तरफ जो है शिफ्ट होता जाता है। इसको हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द वेनस ब्लड इज डन बाय, यानी कि जो जब हम एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को यानी O2 रिच एयर को जब इनहेल करते हैं और वो जब एल्वियोलाई में जाती है तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जब होता है एल्वियोलाई और वेनस ब्लड के बीच में, तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस? तो इसके लिए सही जो ऑप्शन होगा वो होगा पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेचुरल डेथ ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू, यानी कि न्यूरॉन की नेचुरल डेथ किस वजह से होती है? रिडक्शन इन फंक्शनल राइबोसोम्स, म्यूटेशन ऑफ जीन्स, फेलियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडीज? तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि
जो फंक्शनल राइबोसोम्स होते हैं उनके नंबर्स जब जो है रिड्यूस हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस है वह एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन की एक तरह से नेचुरल डेथ हो जाती है। तो इसके लिए सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not an excitatory neurotransmitter in mammals? यानी कि जो एक तरह से नर्व इम्पल को कैरी करने का काम करता है, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए एसिटिल कोलाइन, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक तरह से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है वहां से जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वहां पर एक तरह से ये मैसेज को जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है। डोपामाइन ये भी एक प्रकार का जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एड्रेनलिन ऑल्सो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हिस्टामाइन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। हिस्टामाइन एक प्रकार का केमिकल मीडिएटर है जो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस और इस तरह की अदर जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मीडिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when sodium ions rush into a myocyte through its channel, the cell membrane becomes option A paralyzed, option B polarized, option C depolarized, none of the above। यानी ये बात हो रही है कि जब सोडियम आयन जो है किसी मेम्ब्रेन पर, ये मायोसाइट्स की बात हो रही है, मसल सेल की बात हो रही है, तो जब सोडियम आयन जो है किसी भी मसल के जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है एंटर करते हैं, सोडियम आयन अपने जो सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं उनके थ्रू, तो द सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन पर सोडियम आयन जैसे ही अंदर की तरफ जो है मूव करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज होता है मेम्ब्रेन पर उसमें एक प्रकार का डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हो गई है। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही आंसर होगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगी मेम्ब्रेन, ये डीपोलराइजेशन वहां पर हो जाएगा जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रेन सेंटर्स सर्व एज जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? यानी ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा सेंटर है जो एक तरह से जीपीएस की तरह काम करता है, यानी हमें लोकेशंस को जो है आइडेंटिफाई करने में, उनको याद रखने में हमें जो है हेल्प करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है? एमिगडेला एंड बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस एंड एंटोराइनल कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है, हिप्पोकैम्पस एंड एंटोराइनल कॉर्टेक्स जो है ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एक तरह से जीपीएस की तरह काम करता है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैल्शियम आयंस एंटर इनटू नर्व टर्मिनल्स एंड कॉज फ्यूजन ऑफ ट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स विद प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी प्रीसिनेप्टिक नोब मैं यहां पर बना दे रहा हूं और इस तरह से जो है एक ये वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है फील्ड होता है। तो क्वेश्चन में है कि जब नर्व इंपल्स जो है यहां पर इस एक्सोनल एंडिंग में पहुंचता है तो यहां पर कैल्शियम आयन जो होते हैं एंटर्स इनटू नर्व टर्मिनल, यानी कि कैल्शियम आयन यहां पर पहुंच जाएंगे एंड में, इस पॉइंट पर टर्मिनल पे, एंड कॉज फ्यूजन ऑफ ट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल्स। अभी जो न्यूरो ट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल है वो यहाँ पर इस एक्सोनल टर्मिनल पर, इसका जो एकदम अंतिम सिरा है यहाँ पर जो है अटैच्ड हो जाती है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल होता है वो किसके द्वारा सेंस किया जाता है, किस केमिकल के द्वारा, किस प्रोटीन के द्वारा सेंस किया जाता है? सिनेप्सिन, ऑप्शन ए सिनेप्सिन, ऑप्शन बी सिनेप्टोटैगमिन, ऑप्शन सी सिनेप्टोव्रेविन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिनेप्टोटैगमिन। सिनेप्टोटैगमिन एक तरह से कैल्शियम को जो है सेंस करने वाली यहाँ पर प्रोटीन है जो बेसिकली यहाँ पर जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं इनकी एक तरह से मेम्ब्रेन पर ये जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the role of Schwann cells
इन पेरिफेरल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि जो एक तरह से स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है नर्व पे, न्यूरॉन पे, उसका क्या रोल है? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है? नो, ये सही आंसर नहीं है। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को भी जनरेट नहीं करता है। एनहेंसमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्टिंग अलोंग द एक्सॉन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वान सेल्स जो है वो, उनके कई सारे रोल होते हैं, लेकिन मुख्य जो काम है वो है कि जो नर्व इंपल्स एक्सॉन के अलोंग, यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन का एक इलोंगेटेड पार्ट होता है, यहां पर जो है एक तो स्वान सेल जो होती हैं वो रिजनरेशन का, एक्सॉन में जो भी जो है डैमेज होता है रिजनरेशन का काम करती हैं, और दूसरा जो है एक तरह से शीथिंग का काम करती है, इसके बाहर जो माइलिन शीथ को जो है बनाने का काम करती है, और साथ में जो है ये एक तरह से जो नर्व इंपल्स है उसको जो है स्पीड अप करने का काम करता है, उसको जो है स्पीड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला। यहां पर असर्शन ए दिया हुआ है, द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड द पिच ऑफ वॉइस। इसके लिए रीजन है विदाउट वोकल कॉर्ड्स द साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो दो यहां पर स्टेटमेंट है, एक असर्शन की फॉर्म है, एक रीजन के फॉर्म में। तो क्या बोथ ए, ऑप्शन ए है, मतलब यहां पर ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर इज ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, एंड आर जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ऑप्शन सी ए तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है स्टेटमेंट एक प्रकार से, और आर जो स्टेटमेंट है, रीजन जो है वो फॉल्स है। और ऑप्शन डी ए इज फॉल्स, यानी असर्शन गलत है और आर जो इस रीजन है वो ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो है वो साउंड की प्रोडक्शन के लिए और वॉइस की जो पिच होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और विदाउट वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है कि विदाउट वोकल कॉर्ड जो है वो एक तरह से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, और साउंड की प्रोडक्शन के लिए लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो है वो एक तरह से इसेंशियल एक पार्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एनिमल्स हैव एंडोजीनस क्लॉक। एंडोजीनस क्लॉक जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो ये सभी एनिमल्स में एक एंडोजीनस क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक, विच इज सेट एंड रीसेट बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं ये एक तरह से सेल्फ से ही ये सेट हो जाती हैं, रीसेट हो जाती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ मेंटेनिंग इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को। लेकिन ये जो एक तरह से सेट और रीसेट होती है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के द्वारा होती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या क्यूज जिन्हें हम कहते हैं, उसमें बेसिकली जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, ये कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं। इन इस तरह के जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट या रीसेट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडीशनर, ऑप्शन बी एंट्रेनर, ऑप्शन सी एजीमुथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं इनको बोलते हैं एंट्रेनर, जो हमारी इंडिजिनस बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करते हैं, सेट या रीसेट करने का काम करते हैं या उन पर इफेक्ट डालने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एटेक्सिया इज। एटेक्सिया एक प्रकार का डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? विजन डेफिशिएंसी, फेलियर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी इन वेकिंग फ्रॉम अस्लीप, और डिफिकल्टी टू नेम ऑब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन जो बी यहां पर है वो होगा राइट आंसर, फेलियर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर हो जाती है जिसकी वजह से चलने फिरने, बैठने, उठने, ये बॉडी का पोस्चर जो है मेंटेन करने में प्रॉब्लम या डिफिकल्टी होती है, बोलने में दिक्कत होती है। तो पुअर मसल कोऑर्डिनेशन यहां पर हो जाता है, आप कह सकते हैं फेलियर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, ये एटेक्सिया का एक क्लासिकल सिम्टम्स है। तो ऑप्शन बी जो है वो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Knowing that sodium potassium ATPase is the molecular basis of sodium potassium pump. सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं मेम्ब्रेन में, उसके लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीज एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बेस है, हम जानते हैं. एंड दैट द पंप एक्सट्रूड सोडियम आयंस. कौन सी सेल्स या टिश्यूज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज और सेल्स आर लाइकली टू हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज एक्टिविटी इन देयर मेम्ब्रेन. कौन सी प्रकार की सेल्स या टिश्यूज में मैक्सिमम जो है एक्टिविटी होगी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की उसके मेम्ब्रेन पर. न्यूरॉन की, मायोसाइट्स, आरबीसीज और किडनी सेल्स. तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन. यानी न्यूरॉन में जो है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो नर्व इंपल्स जो है इस नर्व सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रैवल करता है, आर पार ट्रैवल करता है, उसमें सोडियम पोटेशियम आयंस की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है. और वहीं पर हम कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की मैक्सिमम या हाईएस्ट एक्टिविटी जो हमें मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी वो मिलेगी न्यूरॉन्स में या नर्व सेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है. वन हीमोग्लोबिन ऑप्शन या स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ये ट्रू है. कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO जिसे कहते हैं, हैज अ हायर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन. यस, इट इज आल्सो ट्रू कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन शोज हाइपरबॉलिक काइनेटिक्स. ये हो जाएगा रॉन्ग. और मायोग्लोबिन इज अ बेटर ऑक्सीजन कैरियर देन हीमोग्लोबिन. नो, ये भी हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हीमोग्लोबिन अपने साथ एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, जबकि मायोग्लोबिन एक. तो बेटर तो मायोग्लोबिन नहीं हुआ. इसलिए जो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ये होंगे ट्रू. तो ये देखना है कहां पर है, ऑप्शन ए जो है इसी में फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहां पर दिखाए गए हैं. तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. यानी कि 4 स्टेटमेंट में से फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ट्रू है. तो ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड को शो किया गया है. अगला क्वेश्चन है, विच 4 ऑफ द फॉलोइंग 6 स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन व्हाई एरिथ्रोसाइट्स हैव स्पेशलाइज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. यानी कि यहां पर 6 स्टेटमेंट दिए गए इस क्वेश्चन में, और उनमें से कोई 4 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो ये दिखाते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड है. तो जैसे 6 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट जो है यहां पर ए, वो दिया गया है, द एरिथ्रोसाइट्स कंटेन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन होता है, यस. तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ा ही स्पेशल जो है फीचर है एरिथ्रोसाइट्स के पास. तो ऑप्शन ए तो होगा ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वहां पर है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है. एरिथ्रोसाइट्स लैक अ न्यूक्लियस. एरिथ्रोसाइट्स के पास न्यूक्लियस की कमी है. तो ये भी जो एरिथ्रोसाइट्स की विशेषता है, एक तरह से एक स्पेशल फीचर है. लैक ऑफ न्यूक्लियस की वजह से एरिथ्रोसाइट्स का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जिससे मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके. तो ऑप्शन बी ऑल्सो राइट होगा. Option C, erythrocytes contain an abundance of carbonic anhydrase. Option D, the biconcave shape of the erythrocytes provide a large surface area for diffusion of gas molecules. Erythrocytes can bind up to 4 oxygen molecules to each hemoglobin molecules. Yes, it is also right. Erythrocytes contain mitochondria and thus generate ATP. तो ये तो हो जाएगा एक तरह से लास्ट वाला रॉन्ग. जो आरबीसीज होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं. तो इसके लिए यहां पर देखना है कि 6 स्टेटमेंट जो है उनमें से कोई 4 हैं जो एरिथ्रोसाइट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल बनाते हैं. तो इसके लिए जो है यहां पर जो है वो ए भी होगा, यानी कि जो यहां पर स्टेटमेंट ए है ये भी होगा, बी भी होगा, एंड सी जो है नहीं होगा, डी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो बाइकॉन्केव शेप होती है एरिथ्रोसाइट्स की, इसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो काफी बढ़ जाता है गैसेस के डिफ्यूजन के लिए. और ऑल्सो ई भी होगा, एरिथ्रोसाइट्स कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. तो ए बी डी ई ये होगा. ये 4 स्टेटमेंट जो है स्पेशल बनाते हैं एरिथ्रोसाइट्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो ए बी डी ई देखना है कहां पर है, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए जो यहां पर नीचे चूज द करेक्ट आंसर, यहां पर नीचे दिए हैं चूज द करेक्ट आंसर, यहां पर
4 के सही कॉम्बिनेशन चूज करने, तो ऑप्शन ए जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी ई। ये 4 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आरबीसीज को, एरिथ्रोसाइट्स को स्पेशल बनाते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द आर्टरीज आर थिकर वॉल्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वेन्स। यानी वेन्स की तुलना में जो आर्टरीज की वॉल होती है वो काफी थिक होती है, इससे इसे क्या हेल्प मिलती है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेन्स एज कंपेयर टू बाय द आर्टरीज। द आर्टरीज कैन exert more force of contraction that of the veins. Option C, O2 diffusion can take place better in the arteries than in the veins. CO2 diffusion can take place better in the veins than in the arteries. तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, the arteries can exert more force of contraction than that of the veins. यानी आर्टरीज को जो है काफी ज्यादा फोर्स, यानी जो प्रेशर हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है, उस पंप किए गए ब्लड में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, फोर्स होता है, उसका सामना करने के लिए आर्टरीज को जो है एक तरह से थिक वॉल में हेल्प मिलती है कि उसकी थिक वॉल जो होती है, हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड का जो प्रेशर है उसका वो सामना कर पाए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में जो है ब्रेन के कुछ पार्ट दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में जो है उस पार्ट के फंक्शन दिए गए। तो हमें जो है मैच करने हैं लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। यहाँ पर ए में देखेंगे एमिगडाला। तो एमिगडाला क्या काम करता है? कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं। इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्ट एज अ रिले स्टेशन टू द कॉर्टेक्स। इन्वॉल्व इन इमोशनल रिस्पॉन्सेज पर्टिकुलरली एग्रेशन एंड फियर। तो एमिगडाला के लिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर फंक्शन। एमिगडाला का जो मेन रोल होता है वो इमोशनल जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं पर्टिकुलरली एग्रेशन और फियर के, उसको जो है वो उसमें वो इन्वॉल्व होता है। अब पार्ट बी अगर हिप्पोकैम्पस की बात करेंगे तो हिप्पोकैम्पस जो है ये कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। यस, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही कि जो हिप्पोकैम्पस होता है ये हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है। जो हमारी विजुअल मेमोरी है, एक तरह से जो भी मेमोरी का रोल है उसमें हिप्पोकैम्पस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम क्या काम करता है? अब बचा है ऑप्शन यहाँ पर एक तरह से सेकंड, इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्ट एज अ रिले स्टेशन टू द कॉर्टेक्स। ये है ऑप्शन डी के लिए, तो सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ पर। सेरेबेलम जो है मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड कोऑर्डिनेट्स लोकोमोशन, आईवी। यानी अब यहाँ पर हमारे पास चारों के फंक्शन है। एमिगडाला का फंक्शन है इमोशनल रिस्पॉन्सेज पर्टिकुलरली एग्रेशन एंड फियर में इन्वॉल्व। हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सेरेबेलम मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड कोऑर्डिनेट्स लोकोमोशन। एंड थैलेमस जो होता है इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्ट एज अ रिले स्टेशन टू द कॉर्टेक्स। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, तो ये देखना है थर्ड। ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर, ऑप्शन डी। यहां पर है ए के लिए थर्ड, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए फोर्थ एंड डी के लिए सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के वीडियो में जिसमें हमने लाइफ साइंस के एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करे थे, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा। अभी भी जो है एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन जो है कवर करने बाकी हैं। इसके साथ साथ जो है अभी जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होने बाकी हैं सीरीज में। सभी यूसेट एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग कह रहे थे कि 7 जनवरी को एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जो है आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एडमिट कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो है, या जो एग्जाम एजेंसी है उन्होंने इशू कर दिए गए हैं। तो जो अभी तक पॉसिबिलिटी है वो लगभग ये मान के चलिए कि 7 जनवरी को ही यूसेट का एग्जाम होगा। तो आप सभी लोग उसके लिए अपनी तरफ से भी अच्छी से प्रिपरेशन कर लें, जितने भी कम दिन अब काफी बचे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश करूंगा कि इस कम दिनों में भी जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड हो पाए वो आप सभी के लिए इस प्रैक्टिस सीरीज में, इस लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। 2015 एंड 17 के क्वेश्चन पेपर को अभी भी मैंने आपको बताया है, वो अभी भी एक तरह से पेंडिंग है और आप लोगों के लिए
एग्जाम शुरू होने से पहले हर हाल में 2015 एंड 17 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व क्वेश्चन पेपर को इस चैनल पर मैं जल्दी से जल्दी लेकर के आऊंगा 2-3 दिन के अंदर ही। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, और अगर जो है आपने बाकी की और सीरीज नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी के जो सेशन है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।